हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे भी होंगे। नमस्कार मेरे सेशनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मां कसम मैदान जीत करके वही ले जाएगा। मतलब माय डियर ऑल, पसीना बहाने का समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। आओ मेरे साथ मेहनत करो, जीतो और मेहनत करो, अब अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलो मेरे भाई। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे साथ मेहनत करो। देखते हैं कि आज तुम कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं मेरे भाई, वो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेकिन हां, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, सुनो। एक चीज मैं आपसे यह बताना चाहता हूं मेरे भाई, एक चीज मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने कराए जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। गॉट माई पॉइंट। वीडियो वगैरह सब चीज क्लियर है मेरे भाई, एक बार जल्दी से बता दो तो। वीडियो वगैरह सब चीज क्लियर है, एक बार बता दो मेरे भाई। वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब चीज ठीक है? ओके, जल्दी से बता, जल्दी से, लेट मत करो मेरे भाई, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए लेकर के आया हूं। ये समझो कि एक तरह का आपका टेस्ट है मेरे भाई। अगर इसको आप अच्छे तरीके से बना लेते हो ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से बना लेते हो, इसका मतलब आप सही कंडीशन में जा रहे हो अपने तैयारी को लेकर के। बात समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर से देखना। वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिस चीज को आप पढ़े हो, जिसको नहीं पढ़े हो मैं लेकर के नहीं आया हूं, ठीक ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ ब्लैंक। जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, ये बेसिकली किस पे आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है, इंडियन सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, या फिर नन ऑफ दिस। यहां से बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन बेसिकली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे सर कौन सा दो क्वेश्चन है? तो सुन मेरे भाई, एक तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि इंडियन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। जब आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई मोटो ऑफ, तब आपका जवाब हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर। किसका मोटो था? तो आप बोलोगे सर वेस्टर्न फिलोसफर का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ, यानी ये किस पे आधारित है, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है मेरे भाई। गॉट ना। चलिए, जब हम बात करते हैं मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था माय डियर ऑल? आप बोलोगे सर महात्मा गांधी। जब बात आती है महात्मा गांधी को लेकर के, तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक चीज आपको बताया था कि सर महात्मा गांधी के बारे में 5 डेट याद रखना। सबसे पहला का नाम बोला था मैंने 1869, दूसरा मैंने बोला मेरे भाई 1893, तीसरा मैंने आपको बोला था 1915, चौथा मैंने बोला था मेरे भाई 1917 और पांचवा 1948। यानी ये 4 साल महात्मा गांधी के बारे में आप अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लेना। जब बात आती है 1869 को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो 1869 में इनकी पैदाइश हुई थी। यानी इस प्यारे धरती पे, भारत की इस खूबसूरत सी धरती पे इनका आगमन हुआ था। कब आगमन हुआ था माय डियर ऑल? अरे रुक जा बालक, कब आगमन हुआ था? आप बोलोगे सर 1869 को। दूसरा, जब बात आती है 1893 को लेकर के, तो याद रखना मेरे भाई 1893 में ना ये बेसिकली साउथ अफ्रीका चले गए थे। कहां गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। जब बात आती है 1915 को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो 1915 में ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, यानी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आए थे मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिए। सब बात आती है 1917 को लेकर के, तो याद रखना मेरे भाई, जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए ना, इसके बाद 1917 में ये बेसिकली चंपारण चले गए थे। कहां? चंपारण चले गए थे। जब बात आती है 1948 को लेकर के, तो याद रखना मेरे भाई 1948 में ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, यानी डेट ऑफ डेथ की बात आती है। बोलो सब भाई को क्लियर है? अरे मेरे भाई लोग, सबको बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके सिर्फ इतना बता देना कि सर महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो टॉपिक है इसका टाइप कैसा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, ठीक ना।
जब तक आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करना। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ब्लैंक। जो सभ्यता है वो बेसिकली किसके डेवलपमेंट को लेकर के बात करता है, किसके किसके विकास को लेकर के बात करने की बात करता है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है सर, ये लोगों के विकास के बारे में बात करता है, जानवरों के, चिड़ियों के, या फिर नॉन लिविंग थिंग के। जल्दी से इसका आंसर दे दो मेरे भाई। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो मेरे भाई, जब बात आती है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, तो जो भी सिविलाइजेशन होती है वो इंसान को बेसिकली डेवलप करने की बात करती है, लोगों को डेवलप करने की बात करती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ योर सेंटेंस माय डियर ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अरे समझ में आई कि नहीं आई जल्दी से बताना। बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश का जवाब सही है मेरे भाई। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था। गॉट ना। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जरा गौर से सुनो। नेक्स्ट है ब्लैंक इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू निम्नलिखित में से किसको बेसिकली राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से जाना जाता है। मतलब हम लोग जानते हैं निम्नलिखित में से किन वो इंसान है, कौन से वो इंसान है जिनको बेसिकली हम लोग बापू के नाम से या फिर राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से इसका जवाब देना मेरे भाई। और वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, कोरिया के बच्चा को भी ये बात पता होगा कि सर फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है, लल्लन टॉप जवाब है माय डियर। बोलो बात क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। ओके, अब जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी को लेकर के, तो ईमानदारी से बताना मेरे भाई। मैं फिर से आपसे पूछूंगा, मैं बार बार उस चीजों को रिपीट करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। सर महात्मा गांधी पॉलिटिशियन के तुलना में कौन से लीडर ज्यादा थे? जल्दी से बताना, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में कौन से लीडर ज्यादा थे? डू इट फास्ट माय डियर ऑल, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यार वही क्वेश्चन आ गया यार। ब्लैंक वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो बेसिकली पॉलिटिशियन के तुलना में, राजनेता के तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे? दैट मींस स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, और दिल में इस बात को दिल यहां होता है, इशारा गलत जगह चला गया था, दिल पे मत लेना ठीक है। तो मेरे भाई ब्लैंक वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान है या फिर कौन से वो इंसान थे जो स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे पॉलिटिशियन के तुलना में? तो आपका जवाब होगा कि सर महात्मा गांधी। दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दोबारा गलत मत करना आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? जल्दी से बताना, किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उल्टियां तो नहीं हो रही है, हिचकियां तो नहीं आ रही है, दर्द तो नहीं है ना? जल्दी से बता दे कमेंट करके। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी। अरे मेरे भैया, मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर याद होगा माय डियर, तो एक चीज मैंने बताया था कि सर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है मेरे भाई? तुम बोलोगे सर ऑटोबायोग्राफी है। आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब यह होता है मेरे भाई, देखो कहीं पर भी अगर आपको ऑटो शब्द देखने को मिलेगा ना, तो इसका मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब स्वयं। जब मेरे भाई बायो देखने को मिलेगा ना, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। और जब ग्राफ देखने को मिलेगा मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है राइट, लिखना। जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है ना, उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया मेरे भाई? ओके, तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दोबारा गलत मत करना आपके सामने आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है।
एक लड़का बोल रहा है सर डी फॉर दोबारा गलत मत करना, डी फॉर दिल। बिल्कुल सही बालक, बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द माइंड इज अ रेस्टलेस ब्लैंक, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो मन है ना वो एक बेचैन किसके तरह है, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। किसके तरह है दिमाग? ऑप्शन है एक कुत्ते की तरह है, दिमाग कुत्ते की तरह है? नहीं। एक बर्ड की तरह, मंकी की तरह, बंदर की तरह है? अच्छा, इंसान तो बंदर की तरह होता है कि उछल कूद करता है, लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा मेरे भाई कि मन उछल कूद तो नहीं करता है, मन तो डायरेक्ट चला जाता है जहां जाना है। आप लोगों का भी मन कहीं ना कहीं तो जाता होगा, बोलो हाँ, ठीक है? या फिर गाय की तरह है? जल्दी से बताना मेरे भाई। तो आपका जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा कि सर मन जो है ना वो एक बेचैन परिंदे की तरह है। इस बेचैन परिंदे दैट मींस एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, देखो आप लोग जो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हो कहीं पर भी ना, उससे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और हमेशा से उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि आपके मम्मी पापा को ये बात नहीं पता है कि आप सुबह में बैग लेकर के जो जाते हो क्लास में, वो रियल में आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, आप होमवर्क करके जाते हो कि नहीं जाते हो, आप रेगुलर बेसिस पे जो चीज दिया गया है उसको पूरा करते हो कि नहीं करते हो, आप रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करते हो कि नहीं करते हो। ये आपके माता पिता के नहीं पता है। आपके माता पिता एकदम भोले भाले होते हैं मेरे भाई, आपके माता पिता को इस सब चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जब आप क्लास में आते हो ना और होमवर्क नहीं पूरा रहता है तो टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दिल पे चोट लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके सपने ना केवल आपके सपने नहीं होते हैं, आपके माता पिता के सपने होते हैं। एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप लोग यहां पे बेवजह कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे पता है एक चीज कि कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप यहां पे आकर के उल्टा सीधा कमेंट करते तो नहीं हो लेकिन करना स्टार्ट करोगे, इसका मतलब आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो मेरे भाई। अपने माता पिता को कहीं ना कहीं आप लात मार रहे हो, क्योंकि उनके कमाई को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उनकी बेइज्जती आप जीते जी कर रहे हो। बात समझ में आया? तो आपके मम्मी पापा को यह बात नहीं पता है मेरे भाई कि आप पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो। जब भी कोई बच्चा टीचर के सामने रहता है ना, और खास करके मैं जो पढ़ाता हूं ऑफलाइन बेसिस में, तो जब भी कोई बच्चा मेरे सामने आता है ना, तो बच्चा का सपना कम लेकिन उसके माता पिता का सपना मेरे आंखों में ज्यादा दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे विश्वास के साथ माता पिता मेरे पास भेजते हैं या फिर बच्चों को टीचर के पास भेजते हैं। अगर वो बच्चा अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेगा, जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, जी जान से मेहनत नहीं करेगा, तो अपने माता पिता को खुश कैसे रख पाएगा? जब इतनी छोटी सी ख्वाहिश वो पूरा नहीं कर सकता, वही माता पिता बोलते हैं बेटा तू मेरा नाम करेगा, तू मेरा नाम करेगा, तू कुछ अच्छा करेगा, तेरे पे मुझे विश्वास है, तू ही मुझे कॉलर उठा करके इस समाज में चलने का मौका देगा। लेकिन अगर आप उसी को खो दोगे मेरे भाई, वही चीज आप नहीं दे पाओगे, तो समझो आप दुनिया के सबसे धिक्कार बच्चा हो। समझो आप दुनिया के सबसे धिक्कार बच्चा हो, और अपने आप को अपने बेटा और बेटी होने पे, अपने माता पिता का बेटा और बेटी होने पे धिक्कार होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी छोटी सी ख्वाहिश अपने माँ बाप का पूरा नहीं किया। इसलिए मेरे भाई कहीं पर भी चाहते हो रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करो, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कंटिन्यू करके जाओ, ताकि मेरे भाई आप अपने लिए नहीं तो आप अपने माता पिता के लिए जरूर करके जाओ। मेरे भाई इस बात को क्यों नहीं समझता है तू? इस बात को समझो और रेगुलर बेसिस पे मेहनत करो मेरी जान, रेगुलर मेहनत करो। जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो उसको देखता हूं कि सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं करता है, होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं ना, तो पता है मेरे भाई यहाँ पे चोट लगती है, यहाँ पे। क्योंकि वो जब जिस बेंच पे बैठा रहता है ना, उस बेंच पे ना मेरे भाई, जिस बेंच पे वो बैठा रहता है उस बेंच में मुझे उसकी बैग और उसके सपने नहीं दिखते हैं, मुझे दिखते हैं तो उसके माता पिता के सपने दिखते हैं कि उस माता पिता ने कितना विश्वास के साथ मेरे पास भेजा है और बच्चा यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा है। बुरा लगता है, दिल पे चोट लगती है। इसलिए मेरे भाई कहीं पे भी जाना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे, ठीक है? आगे सुनिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बोला था आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑफ, किस पे आधारित है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे भाई इंडियन फिलोसफर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, मोटो ऑफ किसका मोटो था? तो आपका जवाब होना चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बार बार इस क्वेश्चन में बच्चों को बिहार बोर्ड कंफ्यूज करता है, लेकिन हम है ना मेरे भाई, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि बिहार बोर्ड आपको कहां पे डैमेज करने की कोशिश करेगा, वहां पे हम लोगों को मजबूती के साथ जाना है। बात समझ में आया? तो इसका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू।
बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। जो चीज मैं समझा रहा हूं मेरे भाई, वो चीज आपके दिल और दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, एक बार जल्दी से बताना, जल्दी से बताना माय डियर, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन ब्लैंक। गांधी जी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1917, 1916, 1918, 1915। मैंने एक चीज आपको बताया है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद होगा ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात बोला है आपको कि गांधी जी के बारे में 5 बात याद रखना है। कितनी बात? 5 बात, मतलब 5 को साल याद रखना है। सबसे पहला याद रखना है 1869, दूसरा याद रखना है 1893, तीसरा याद रखना है 1915, चौथा याद रखना है 1917 और पांचवा याद रखना है 1948। मैंने आपको बताया कि सर 1869 में वो पैदा लिए थे, यानी भारत की खूबसूरत सी धरती पे उनका आगमन हुआ था 1869 को। जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों 1893 को लेकर के ना, तो याद रखना 1893 में ये बेसिकली चंपारण गए थे और 1915 में, सॉरी चंपारण नहीं, साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे। 1917 में ये दौरे दौरे चंपारण गए थे और वहां पे जाकर के बहुत बड़ा आंदोलन कर दिए थे। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। A for America is the right answer of this type of particular question, my dear, which is in front of your screen. Next question आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन बेसिकली किस पद के लिए शपथ लिए थे? ऑप्शन है आपके सामने प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में या फिर मेयर के रूप में। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 4 डेट आपको याद रखना है। कितना? 4 डेट याद रखना है। सबसे पहला याद रखना है 1897, दूसरा याद रखना है 1963, तीसरा याद रखना है 1967 और चौथा याद रखना है 1969। ये 4 डेट कम से कम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप अपने दिल में छाप लो। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ मेहनत कर ली, मेरे साथ मेहनत कर ले। जल्दी से नोटबुक निकालो, पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। 1897 में क्या हुआ था? तो आप बोलोगे सर 1897 में ये पैदा हुए थे। 1963 में क्या हुआ था? अरे मेरे प्यारे साथियों 1963 में ना इनको बेसिकली भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1967 में क्या हुआ था? तो 1967 में ये बेसिकली भाषण दिए थे या फिर शपथ लिए थे, शपथ भी लिए थे और मेरे भाई भाषण भी दिए थे। 1969 में क्या हुआ था? तो 1969 में इनका डेथ हुआ था, इस दुनिया को छोड़ करके ये चले गए थे। तो ईमानदारी से बोलना मेरे दिल के टुकड़े, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बेसिकली किस रूप में शपथ लिए थे? तो 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका एकदम सही जवाब है मेरे भाई। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का, आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? और रोशनी खातून गुड इवनिंग। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है माय डियर डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने भाषण कब दिया? तो मैंने आपको क्या बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में 4 डेट याद रखना है। सबसे पहला का नाम बोलो, जल्दी से जहां बैठे हो वहीं चिल्लाओ। तो आप बोलोगे सर 1897। दूसरा का नाम बोलो 1963, तीसरा का नाम बोलो 1967। तो 1967 ईस्वी में ये इन्होंने भाषण डिलीवर किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1967। दैट मींस सी फॉर चुन्नू बाबू। सी फॉर चुन्नू बाबू आपकी सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बता दे मेरी जान, कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं, दिल में छाप लिए हैं सर। थैंक यू प्रभात। आ जाओ आगे। जब तुम लोग दिल में छापते हो ना तो मेरे को एक गाना याद आ जाता है, पता है? दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से वो यारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बेसिकली राष्ट्रपति बने थे, आई मीन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे?
ऑप्शन है 1969 को, 1897 को, 1967 को या फिर 1896 को। जल्दी से बताना मेरी जान इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर आपका तो वो बात मेरे को याद है 1897, 1963, 1967, 1969 और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने से 1967 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है मेरे भाई लोग। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है माय डियर ऑल, ब्लैंक वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के रोल मॉडल कौन है, वो अपना रोल मॉडल किसको किनको मानते थे। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी या फिर सरदार पटेल। जल्दी से बताना माय डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं अगर आपकी इजाजत है मेरे भाई तो मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपना रोल मॉडल मानते थे। किनको पता है, अरे किनको पता है तो सुन, डॉक्टर राधा कृष्णन को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट इट इज वेरी इजी माय डियर। क्वेश्चन इज भारत इज माय होम इज रिटन बाय। सबसे पहली बात कि भारत इज माय होम एक स्पीच है। भारत इज माय होम एक स्पीच है, एक भाषण है। ये लिखा नहीं जाता है, इसको डिलीवर किया जाता है। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में रिटन बाय दे दिया है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन है भारत इज माय होम इज रिटन बाय। भारत इज माय होम बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने है पर्ल एस्बक, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, दैट मींस सी फॉर चांद के पार चलो। जब बात आती है महात्मा गांधी को लेकर के तो याद रखना ये लिखने का काम किए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन चीज, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। जब बात करते हैं पर्ल एस्बक को लेकर के तो याद रखना इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को लिखने का काम किए थे थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मेरे भाई पर्ल एस्बक। ठीक ना, ये बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो माय डियर उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे क्वालिटी के लिए। ठीक ना, क्योंकि आपको 2024 में एग्जाम देना है और उसमें आपको इंग्लिश की दुनिया में 95 प्लस करना है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। हम सब लोग मिल करके मेहनत करेंगे और इस सपने को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर किसी भी देश को उच्च स्तर पे लेकर के जाना है, किसी भी देश को, किसी भी नेशन को अगर बिल्ड करना है, बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर के जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जो मुख्य हथियार है, मुख्य प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, सबसे सर्वोच्च यंत्र है मेरे भाई। ऑप्शन आपके सामने एजुकेशन, शिक्षा है, ट्रेड है, फॉरेन हेल्प है या एग्रीकल्चर है। जल्दी से बताना मेरे भाई। तो एक बात पूछो, जो बच्चा अगर आज पैदा लिया, जैसे आप शादी करोगे और आपके बच्चे पैदा लेंगे ना, तो उनसे अगर तुम पूछ देगा कि बेटा एक बात बताओ, बता बेटा, अगर देश को बढ़ाना है या फिर समाज को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। वो बच्चा ना रोते रोते बोलेगा पापा एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। किस पे, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। यानी एजुकेशन जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई एजुकेशन। और ये बात किसने बोला पता है मेरे प्यारे साथियों, ये बात बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बात क्लियर है, जो कि 1967 में भाषण दिए थे और उसी टाइम भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। इतना बात तुम अपने दिमाग में डाल लो अभी के अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बेसिकली स्पीच डिलीवर किए थे, भाषण दिए थे 1967 में, जब उन्होंने किस पद का शपथ ले लिया। ऑप्शन आपके सामने है गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर मेयर। अरे भैया तो मैंने अभी बोला ना इन्होंने किसका शपथ लिया था, आई मीन किस पद का। तो आपका जवाब होगा प्रेसिडेंट का, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू इज द करेक्ट आंसर माय डियर ऑल। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट
डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब एक महान क्या थे? ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिटिशियन एक महान राजनेता थे, लीडर एक महान नेता थे, नेशनलिस्ट एक महान राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी थे, या फिर एक महान थिंकर थे। जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डू इट फास्ट। तो तुमको एक चीज पता है कि तुम बोलोगे कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक बात बोला था। क्या बोला था पता है? एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। कोई बात नहीं है, उन्होंने बोला, ठीक है। मैं बोलूंगा कि सर इन्होंने भाषण कब दिया मेरे पागलों, तो तुम बोलोगे 1967 को। अच्छा, इस दुनिया से कब चले गए, तो 1969 को। भारत रत्न कब मिला था, तो 1963 को। पैदा कब लिए थे, 1897 को। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि निम्नलिखित में से क्या थे, तो आप बोलोगे सर एक राष्ट्रवादी थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो, दैट मींस नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट इज द करेक्ट आंसर माय डियर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, अरे के मर गेले रे बबुआ, के मर गेले रे। आजा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन ब्लैंक। इंडिया बेसिकली गणतंत्र कब बना था? ऑप्शन आपके सामने है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, या फिर 26 जैन 1952। जल्दी से बताना मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छा हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं मेरे भाई, तो तुम बोलोगे सर जब बात आती है ना इंडिपेंडेंस को लेकर के, इंडिपेंडेंस डे को लेकर के, तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त। और हमारा देश आजाद कब हुआ था? आप बोलोगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मैं बोलूंगा कि हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक डे। तो तुम बोलोगे सर 26 जनवरी को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू, हमारा संविधान लागू हुआ था। बोलो बात क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताना, जल्दी से, अरे जल्दी मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है मिस्टर जॉन डॉन, दूसरा है कमला दास, तीसरा है DH लॉरेंस, और चौथा है वॉल्ट विटमैन। जल्दी से बताना मेरे दिल के टुकड़े इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो तुम बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी सबसे प्यारी महबूबा, ओ मेरी प्रियतम प्यारे, ओ मेरा प्यार। ये जो है ना मेरे भाई किसने लिखा? तो तुम्हारा जवाब होगा जॉन डॉन। इसलिए ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर माय डियर। ए फॉर एप्पल एकदम सही जवाब है। सब बात आती है कमला दास को लेकर के ना, तो याद रखो मेरे जिगर के टुकड़ों, याद रखो कमला दास जो है ना वो बेसिकली माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिखी हुई है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। और एक बात आपको बता दूं, ये जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है ना, ये आपके सिलेबस का पोएट्री सेक्शन का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। जब बात करते हैं DH लॉरेंस को लेकर के मेरे भाई, तो DH लॉरेंस साहब जिस चैप्टर को लिखे हैं ना, उस चैप्टर का नाम है स्नैक। जब बात आती है वॉल्ट विटमैन को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं वॉल्ट विटमैन साहब जिस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम था मेरे भाई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर तुझमें हिम्मत है तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे जो मैं आपको बोलता हूं। जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना और सोच करके इस क्वेश्चन का जवाब देना। तुम बोलोगे सर वो क्वेश्चन कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई द व्हाइट पीकॉक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताना। द व्हाइट पीकॉक हैज बीन रिटन बाय, द व्हाइट पीकॉक, द व्हाइट पीकॉक किसके द्वारा लिखा गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया है? देखते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन का जवाब कौन देते हो। देखते हैं मेरे भाई दोनों क्वेश्चन का जवाब कौन देते हो। अगर इस दोनों क्वेश्चन का जवाब जो सही दे दिए उसको मैं यहां से रसगुल्ला खिलाऊंगा एकदम मजेदार वाला। जल्दी से बताना द व्हाइट पीकॉक किसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया है। अभी तक जवाब नहीं आया मेरे भाइयों, अभी तक जवाब नहीं आया। कैसे काम चलेगा हो, कैसे काम चलेगा? आजा देखो 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 मेरे भाई देखो, सब हम बात करते हैं द व्हाइट पीकॉक को लेकर के, तो द व्हाइट पीकॉक को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था DH लॉरेंस। क्या नाम था? DH लॉरेंस। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना आपको बड़ा जबरदस्त लेवल पे कंफ्यूज करेगा, बहुत जबरदस्त लेवल पे। कौन कौन?
एक तो द व्हाइट पीकॉक और दूसरा पीकॉक पाई। और ये जो पीकॉक पाई है ये बेसिकली लिखने का काम किए थे वॉल्टर डीला मेयर। कौन लिखे थे? वॉल्टर डीला मेयर। दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा मेरे भाई, इसलिए इस दोनों क्वेश्चन पे गौर फरमाना। द व्हाइट पीकॉक पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा डीएच लॉरेंस। अगर पूछा जाएगा पीकॉक पाई तो आपका जवाब होगा वॉल्टर डीला मेयर। इतना बात क्लियर है? अगर तुम में हिम्मत है मेरे भाई, तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो तो तुम इतना बता देना मेरे भाई, इस वॉल्टर डीला मेयर साहब को 1953 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दी। वॉल्टर डीला मेयर साहब को 1953 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमेंट करके जल्दी से बता दे माय डियर, एक्टिव रहा करो, ठीक है, जल्दी से। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। नेक्स्ट, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स। ये अगर आप चैप्टर पढ़े होगे मेरे भाई जिसका नाम है फायर हिम, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम है केकी एन दारूवाला। गौर से देखो, द रेडनेस ऑफ फायर यानी आग का जो लालीपन है वो बेसिकली किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है। नाइस, अच्छा फील कराता है। क्रूएल, काफी ज्यादा निर्दयता वाली फीलिंग देती है। कंफर्टेबल या फिर एक्सेप्टेबल? जल्दी से बताना मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रश्मि का जवाब एकदम सही है। रश्मि कुमारी, योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। क्वेश्चन आपके सामने है, द रेडनेस ऑफ द फायर यानी आग का जो लालीपन है वो बेसिकली कवि को कैसा फील कराता है? तो याद रखना मेरे भाई ये लिया गया है लाइन फायर हिम से। अगर आप फायर हिम वाला टॉपिक पढ़े होगे ना, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। क्या नाम था माय डियर? केकी एन दारूवाला। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब आग को देखा था ना तो उनको बड़ा क्रूर फील हुआ था। वो बोले थे कि कितना पागल है ये आग, कि आग जो है ना इंसान को जला रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत निर्दयी वाला काम कर रहा है। दैट मीन्स उसका फीलिंग कैसा था? क्रूएल। दैट मीन्स बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जॉन डॉन इज गोइंग टू ब्लैंक लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन साहब अपने वाइफ को छोड़ करके बेसिकली कहां जा रहे होते हैं? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इटली। एक चीज मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनना। जब हम बात करते हैं जॉन डॉन को लेकर के तो आपके सिलेबस के अंदर बेसिकली इस बात का जिक्र नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि वो कहां जा रहे होते हैं, किस देश में जा रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई जब आप गूगल पे देखोगे, जब आप उसके डिटेल के बारे में चर्चा करोगे ना, तो वहां पे इस बात का जिक्र किया गया है कि जो कवि है, जो पोएट है जॉन डॉन, जो आशिक है, एने मोर का जो दीवाना है जिसका नाम है एने मोर, जिसका नाम है जॉन डॉन, ये बेसिकली अपने वाइफ को छोड़ करके कुछ पल के लिए जर्मनी जा रहे होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो भी न्यू बच्चे हो प्लीज माय डियर इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा सुन ले मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस जॉन डॉन को लेकर के, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस जॉन डॉन को लेकर के, तो जल्दी से बताना जॉन डॉन साहब की पैदाइश कब हुई थी? तो तुम बोलोगे सर इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आप बात करोगे ना, तो 1572 में ये पैदा हुए थे। अरे बालक, पैदा कब हुए थे? आपका जवाब होगा 1572 में। अगर हम पूछेंगे कि सर इनका डेथ कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि सर 1631 में ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। अरे कब मेरे भाई? तो 1631 में। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये कहां से बिलोंग करते थे, तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो है ना वो बेसिकली लंदन से बिलोंग करते थे। कहां से मेरे भाई? लंदन से बिलोंग करते थे। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसके वाइफ का क्या नाम था, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर इसके वाइफ का नाम था एने मोर। क्या नाम था? एने मोर। अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सर ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी मेरे भाई कि सर ये बेसिकली रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। किससे? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, तो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों से आवाज आनी स्टार्ट हो गई होगी कि सर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं तेरे से यह पूछूं कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो पढ़ाई किया, लेकिन इन्होंने बेसिकली किन किन चीजों के बारे में स्टडी किया, तो आपके दिल में आवाज आएगी कि सर लॉ के बारे में स्टडी किया और इसके साथ साथ इन्होंने थियोलॉजी के बारे में स्टडी किया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज
अरे कोई बात नहीं है प्रदीप, तुम ठीक है बता रहे हो रे। लंदन बोल या इंग्लैंड बोल, बात बराबर है रे पगलवा। तू टेंशन काहे ले लिया? इतना परेशान मत हो माय डियर, इतना परेशान मत हो। अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो हम लोग कुछ सीखते हैं ना मेरे भाई। आप इतना परेशान हो गए तो कैसे काम चलेगा बताओ? ठीक है, बढ़े आगे। अरे मेरे भाई आपकी इजाजत मैं मांग रहा हूं, आगे बढ़ूं? जल्दी से बताना। ओहो, तुम लोग बता भी तो नहीं रहे हो यार। अरे आगे बढ़ूं? यस सर, ओके। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया मेरे भाई, गौर से देखना। क्वेश्चन है ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ग्लैडली लिखा हुआ है GLADLY। ग्लैडली का मतलब होता है मेरे भाई खुशी पूर्वक। निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो खुशी खुशी अपने डेथ को, अपने मौत को स्वीकार करते थे? ऑप्शन आपके सामने है टीएस एलियट, वॉल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन या फिर जॉन किट्स। तो एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, गौर से सुनो। जब हम बात करते हैं मेरे भाई जॉन डॉन को लेकर के ना, तो जॉन डॉन साहब जब अपनी वाइफ से दूर जा रहे होते हैं तो वो खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखो मेरी जान, मैं आपसे कुछ पल के लिए दूर जा रहा हूं, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम ज्यादा हताश मत होना, निराश मत होना, मैं वापिस आऊंगा और काफी अच्छे तरीके से वापिस आऊंगा। मैं एक चीज आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जब हम दोनों में से कोई पहले चला जाएगा तो हम दोनों किस तरीके से रहेंगे, मतलब मैं मौत को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहता हूं और जिंदा में उस मौत को आभास करना चाहता हूं। कौन? जॉन डॉन। दैट मीन सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम सही जवाब है। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई लोग? अरे बता दे, जब हम बात करते हैं जॉन किट्स को लेकर के, तो ये जिस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस चैप्टर का नाम था ओड टू ऑटम। क्या नाम था माय डियर? ओड टू ऑटम। जब हम बात करते हैं मेरे भाई वॉल्ट व्हिटमैन को लेकर के, तो ये जिस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस चैप्टर का नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जब हम बात करते हैं टीएस एलियट को लेकर के, तो ये जिस चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस चैप्टर का नाम था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग ब्लैंक नाइट। जॉन डॉन ने एक बात अपनी वाइफ को बोला था कि देखो मेरी जान, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया। कल रात यहां से चला गया, यानी यस्टर नाइट। कौन नाइट? तो यस्टर नाइट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जॉन डॉन फील्स दैट अ ब्लैंक इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन साहब इस बात को लेकर के आभास करते हैं, उनको ये बात बेसिकली इस बात को लेकर के महसूस होता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एकदम आशाहीन हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मैन होपलेस हो चुके हैं, या एनिमल, या बर्ड, या फिर गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर इंसान जो है ना, उन्होंने साफ साफ एक बात बोला था, ओह हाउ फिबल इज द मैन्स पावर। इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। जब इंसान की शक्तियां कमजोर हो गई है तो ईमानदारी से बोलना मेरे भाई, होपलेस कौन हुआ होगा? इंसान हुआ होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम लल्लन टॉप आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो माय डियर ऑल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जॉन डॉन थिंक्स दैट ब्लैंक इज सर्टेन। जॉन डॉन साहब ये सोचते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चीज है जो एकदम निश्चित है, वो होगा ही होगा। ऑप्शन आपके सामने है, डेथ, मौत निश्चित है, जीवन निश्चित है, काम निश्चित है, या फिर टहलना निश्चित है। तो जॉन डॉन साहब ये कहते हैं, और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, किसी के साथ बेईमानी मत करना। जिंदगी में किसी के साथ बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना। बहुत रेयर केस में बोलना, जहां पे हजारों लाखों करोड़ों का फायदा हो वहां पे तुम बोल सकते हो, क्योंकि यार फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर किसी भी इंसान का डेथ हो रहा है और तुम अगर झूठ बोल करके उसको बचा लेते हो मेरे भाई, तो वो झूठ बोलना होता है। लेकिन जब बात करते हैं जॉन डॉन को लेकर के, तो वो कहते हैं कि सर मौत जो है ना वो निश्चित है। एक समय ऐसा आएगा कि हर किसी इंसान को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा, अलविदा होना पड़ेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डेथ इज सर्टेन। दैट मींस ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज ब्लैंक। जॉन डॉन बेसिकली उससे दूर जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो किससे काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। तो आपका जवाब होगा कि सर वो ऐसा नहीं है कि वो थक गए थे। किससे नहीं थके थे? तो अपने प्रेमिका से, अपने बिलव्ड से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर, जरा क्वेश्चन पे फोकस करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जवाब होगा कि सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना
ये बेसिकली लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, यानी ए फॉर एप्पल आपकी सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं सर वॉल्ट विटमैन को लेकर के, तो गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनना। इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बात किया जाए तो 1819 को ये पैदा हुए थे। जब हम बात करते हैं डेट ऑफ डेथ को लेकर के, तो 1892 में इनका डेथ हुआ था। जब बात आती है कि सर ये कहां से बिलोंग करते थे, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते थे। और इनका दो फेमस कलेक्शन याद रखना, एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम है? लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि पब्लिश हुआ था 1855 में। और दूसरा का नाम है मेरे भाई ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स, जो कि पब्लिश हुआ था मेरे भाई 1866 में। ये सब बातें वोल्टर डिलामेयर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी वोल्ट विटमैन के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन ये बोला गया है कि सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बेसिकली स्पीकर कौन है, बोलने का काम कौन कर रहे हैं? ऑप्शन है डीएच लॉरेंस। अरे भैया डीएच लॉरेंस तो स्नैक चैप्टर को लिखे हैं, तो स्नैक चैप्टर में बोलेंगे। रूपर्ट ब्रूक तो 10 सोल्जर को लिखे हैं, इसका मतलब 10 सोल्जर वाले टॉपिक में बोलेंगे। जब हम बात करते हैं जॉन डन को लेकर के, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं, यानी इस टॉपिक में बोलेंगे। लेकिन जब बात आती है मेरे भाई वोल्ट विटमैन को लेकर के, तो वोल्ट विटमैन साहब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू इज द राइट आंसर माय डियर। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल बालक कोई कष्ट? एक बात बताना, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई वो बातें आप सबको समझ में आ रही है क्या? जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बता मेरे भाई। जल्दी से बता, जल्दी से। चलो आगे आ जाओ, बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है वॉल्ट विटमैन इज अ ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। सर वॉल्ट विटमैन बेसिकली कितने साल के थे? तो अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉल्ट विटमैन साहब बेसिकली 37 साल के थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम सही का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ। अच्छा एक बात बताना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि है वो बेसिकली खुद में क्या करते हैं? ऑप्शन है चिल्लाते हैं, अरे बिल्कुल नहीं। हंसते हैं, नहीं। अरे क्या करते हैं मेरे भाई? तो खुद में गीत गाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंग्स। तब ना कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में गीत गाता हूं और खुद में खुशियां मनाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे साथियों, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है आपके सामने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है, इसके पूरे के पूरे चैप्टर के पहले लाइन में बेसिकली आई शब्द का प्रयोग किया गया है और बोला गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में खुशियां मनाता हूं। ये आई शब्द बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो मेरे भाई आई शब्द है ना कवि खुद अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, और खुद कवि कौन है? तो आपका जवाब होगा कि सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि का नाम है मेरे भाई वॉल्ट विटमैन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, यानी ए फॉर अमेरिका आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। बोलो कोई दिक्कत है मेरे भाई लोग को? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मेरे भाई। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज 30 क्वेश्चन मैंने किया, और 30 क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बताना मेरे भाई, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा और आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बताना माय डियर ऑल क्या से क्लास कैसी लगी, मिले अगर कोई डाउट है तो जल्दी से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लो, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। प्लीज सर सिलेबस एंड होगा ना प्लीज? अरे एकदम सिलेबस खत्म होगा मेरे भाई, क्या बात करते हो, 100% सिलेबस खत्म होगा। जो भी इंसान रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पीडीएफ आपके रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के ऐप में डाल दिया जाएगा। वहां पर जाकर के आप आराम से इस पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हो। दोबारा 2 से 3 मिनट लगेगा रिविजन करने में, आराम से कर लेना। बोलो बात समझ में आ रही है सबको?
तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, जल्दी से बताना, बताना मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। सर चैप्टर से अधिक 50 क्वेश्चन लाइए। कोशिश करेंगे, कोशिश। सर क्लास कब लाइव आते हैं? 8 बजे मेरे भाई, 8 बजे, 8 बजे। चलो बाय एवरीवन, जय हिंद।